जर्नल साइंस फिजिक्स के अंडर हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 13, जो कि हमारा फिजिक्स का लास्ट यूनिट भी है। यूनिट का नाम है लाइट। थोड़ा सा लेंदी यूनिट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के वीडियो में हम इंडेक्स सबसे पहले देखते हैं कि हमें पूरे यूनिट के अंदर कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले तो लाइट के अंदर क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। देन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर में क्या डिफरेंस है। स्फेरिकल मिरर आपका दो तरह का होता है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। किसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, किसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, वो हम जानेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम जानेंगे। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, हम यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्टडी करेंगे। देन क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कंप्लीट यूनिट के अंदर पढ़नी है। इंडेक्स में क्यों बनाती हूँ, ताकि आपको एक हल्का सा आइडिया हो सके किस तरह से हम इस यूनिट को कवर करेंगे। राइट, क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे TIR में भी ये यूज़ होता है इसका कंसेप्ट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमें सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्यों। एडवांस्ड सनराइज डिलेड सनसेट का क्या कंसेप्ट है, स्टार्स एक्चुअल में इतनी हाइट पे नहीं है जितने हमें अर्थ से दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टोरी हम पढ़ेंगे इन डिटेल जब यहाँ पे पहुँचेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है ना, हमें जो सूर्योदय एंड सनसेट के टाइम पे दिखता है तो किस कलर का दिखाई देता है, क्यों। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें कोई भी चीज़ जिस कलर की है क्यों दिखाई देती है, जैसे गुलाब है तो वो गुलाबी कलर का, रोज़ रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, ब्लैक बॉडी ब्लैक, वाइट बॉडी वाइट क्यों दिखाई देती है, ये हम जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कलर्स का कंसेप्ट देख लेंगे, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, ये देख लेंगे। देन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम जानेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी क्या है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वो हम देखेंगे, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, डायमंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन लेंस का कंसेप्ट, मैंने आपको कहा ना काफ़ी लेंदी ये यूनिट है हमारा। लेंस क्या होता है, मिरर एंड लेंस में क्या डिफरेंस है ना, इसके दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसका एक पॉलिश्ड सरफेस होता है मिरर का, है ना। कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस इन्हीं को बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं वो हम जानेंगे। क्यों कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस, क्यों कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये भी हम जानेंगे। प्रिज्म क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, एंड लास्ट में ह्यूमन आई डिफेक्ट्स। वैसे मैंने ये बायो में पढ़ाया है टॉपिक, लेकिन यहाँ भी बनता है तो मैंने यहाँ भी पढ़ा दिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसे हाइपर मायोपिया भी कई जगह लिखा हुआ है, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरैक्ट, जिसे मोतिया भी कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट यूनिट के अंदर पढ़नी है। आप सब वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर पाएंगे। अदरवाइज फ़ोन से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो से पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए, इंडेक्स हो गया कंप्लीट और अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लाइट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं चीज़ों को अपने आसपास। अच्छा, कैसे लाइट के थ्रू हम देख पाते हैं, अच्छा अगर किसी रूम में अंधेरा है ना, हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं, कमरे में लाइट हो जाती है, हम देख पाते हैं, है ना। रात के टाइम पे हम नहीं देख पाते, सुबह सूरज उगता है ना, चारों तरफ रोशनी बिखेरता है, फिर हम देख पाते हैं। तो लाइट के थ्रू कैसे हम देख पाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही हम देख पाते हैं। अंधेरे कमरे में रात को लाइट नहीं है और आप अपनी आंखें खोलो, फिर भी आपको सब कुछ ब्लैक दिखाई देगा, नहीं कुछ दिखाई देगा, क्यों, ऐसा क्यों होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे ये मेरी पेंसिल है, ये ग्रीन से कलर की है ना, तो इसके ऊपर लाइट पड़ रही है और वो लाइट फॉल करके रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, वो रिफ्लेक्शन मेरी आईज में जा रही है, जिस वजह से मैं इस कलर को देख पा रही हूँ। राइट, सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही होती है उसे रिफ्लेक्ट करता है। इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को जब हमारी आंखें रिसीव करती हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, सो क्या चीज है, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज enables us to see। राइट, सो अब देखो कुछ ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, कोई आपके पास कोई शीशे का जार है ना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे मिरर है ना, या आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास का जार है ना, उसमें आपने मछलियाँ रखी हैं, अंदर पानी है, मछलियाँ आप देख पाते हो। क्यों देख पाते हो, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक ओपेक होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें लाइट अंदर तक जा रही है, फिशेस तक जा रही है। आप एक स्टील के ग्लास में या स्टील के जग में रख दो मछलियों को, क्या आप उसको बाहर से देख पाओगे, नहीं,
साइड से नहीं देख पाओगे, लेकिन जो शीशे का जार होगा उसमें आप देख पाओगे। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो शीशा जो है ट्रांसपेरेंट चीज है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है लाइट, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। आई होप जो मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ये चीज देखो समझनी जरूरी है ना। एंड ये नेक्स्ट पॉइंट तो सिंपल ही है दैट वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू लाइट ट्रेवल कर जाती है, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर क्या है वो देख पाते हैं। अब कुछ फैक्ट्स देखें, जैसे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्कूल के टाइम से हम इस चीज को रटते आ रहे हैं, है ना। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, तो भाई ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। ये चीजें अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल लास्ट यूनिट हम फिजिक्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तक सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम जो भी मेरी नजर में टॉपिक्स थे मैं 2-3 बुक से क्रॉस चेक कर चुकी हूँ, सब कुछ ही हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट देख लें, अगर आपने नहीं अभी नोट्स मेकिंग शुरू की है आप अभी भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पे जो लिंक दिया है वो फिजिक्स की प्लेलिस्ट का ही लिंक है। अब देखो, लाइट आपकी ट्रांसवर्स वेव है ना। जो सूरज की रोशनी होती है उसे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। तो सोचो कि सन अर्थ से कितना ज्यादा दूर होगा, है ना। सो इट टेक्स 8 मिनट्स 19 सेकेंड्स टू रीच ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन। किसको? लाइट को। नेक्स्ट आता है दैट अब चांद से अर्थ पे अगर चांदनी, है ना, मून लाइट चांदनी पहुंचती है तो कितना टाइम लगता है? तो लगता है 1.28 सेकेंड्स, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक था अभी तक हमने जो पढ़ा, लाइट का कोई बहुत टफ चीजें नहीं पढ़ी, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आज के वीडियो में पढ़ना है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो स्कूल टाइम से हम जानते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पूरा कंसेप्ट हमें पता है, बस उसी को थोड़ा सा हम आज की वीडियो में रिवाइज करेंगे। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। यहाँ पे ये आपका स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे अगर किसी सोर्स के थ्रू लाइट छोड़ते हैं तो वो वापस उसी मीडियम में जो है वापस चली जाती है ना। यहाँ पे बोलो रिबाउंस बैक कर जाती है, यहाँ से लाइट आई और यहीं से वापस चली गई, ये है आपका स्मूथ सरफेस, है ना। तो ये जो फिनोमिना होता है कि किसी लाइट को आप किसी मीडियम पे छोड़ो और वो वापस उसी पहले वाले मीडियम में ही चली जाती है, वापस बाउंस बैक कर जाती है, तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। अब देखो यहाँ पे ये है आपकी इंसिडेंट रे, यानी किसी सोर्स या टॉर्च के थ्रू हमने जो लाइट छोड़ी, है ना। ये है इंसिडेंट रे जो पड़ी यहाँ पे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट बैक कर गई। ये है नॉर्मल, बिल्कुल 90 डिग्री पे हम इसको लेते हैं। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ रहे हैं? नॉर्मल को हम वैसे ही कंसीडर करते हैं कि 90 डिग्री पे है ना, इमेजिनरी है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये हमने पूरी कहानी यहाँ पे देख ली, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे ये वापस जाता है। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या कंसेप्ट है ना। सो फर्स्ट आता है, दो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट आता है दैट जो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है ना, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमेशा एक ही प्लेन में होता है। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इधर को है, रिफ्लेक्टेड रे इधर को, अगर यहां से ये यहां को ट्रेवल कर जाती है तो ये रिफ्रैक्टेड बन जाती है, वो अलग कंसेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो रिफ्लेक्शन है हमारे हमेशा एक ही प्लेन में होती है। ओके, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, आपका रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है ना, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये तीनों चीजें टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल लॉज है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है ना। अब देखो आगे दो ऐसी फैक्ट टाइप कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है। जैसे कि पहला है दैट सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। सिल्वर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है ना। तो
तो एज इट इज देख लो। दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हमने 2 लॉज पढ़े रिफ्लेक्शन के, दे अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, चाहे स्मूथ सर्फेस है, कर्वी सर्फेस है आपका, या रफ सर्फेस है ना, किसी भी तरह का रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होना चाहिए, हर एक तरह के सर्फेस पे अप्लाई करती हैं दीज 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। इसमें हमें मिरर के बारे में जानना है। आज के वीडियो का इंडेक्स आपके सामने है। मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर कनकेव एंड कन्वेक्स हम बोल सकते हैं, प्लस यूजेस ऑफ मिरर्स। प्लेन मिरर कहाँ पे यूज होता है, कनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है, कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो भी बहुत लेंदी नहीं है, तो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूफ होंगे। अब स्टार्ट करते हैं विद द मिरर कि ये मिरर होता क्या है। तो शीशा, आईना जो हम देखते हैं है ना, वही मिरर होता है। इसी ये देखो जो मिरर होता है ना, इसको हम लुकिंग ग्लास भी बोलते हैं, जो हमारे घर में आईना लगा होता है, ठीक है। अब मिरर क्या करता है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रिफ्लेक्ट करता है इमेज ऑफ वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब देखो आपके घर में आईना है, शीशा भी हम बोलते हैं, तो उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। हम शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होते हैं, अपने बाल सेट करते हैं, शूज़ पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, थोड़ी क्रीम पाउडर लगाते हैं, है ना, तो हम उसके सामने तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट यानी मिरर यानी उस आईने के ऊपर जो भी इमेज पड़ रही है, हमारी इमेज पड़ रही है ना उस पर, तो वही वो हमें वापस भेजता है, जो हमारी आईज परसीव करती हैं, और फिर हमें अपनी ही जो है शक्ल, अपना ही चेहरा, अपनी ही मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा सा लाइट का कंसेप्ट देखने की जरूरत है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है ना, वो मैंने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है। सो मिरर क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट करता है एन इमेज ऑफ वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ इट। जो भी चीज़ आईने के सामने होती है उसी की इमेज को रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसे लुकिंग ग्लास भी कहते हैं। अब मिरर की अगर हम बात करें, है ना, इस तरह से अगर मिरर है तो इसकी एक साइड जो है वो पॉलिश्ड सरफेस होता है, इसकी जो बैक साइड होती है उस पर पेंट किया होता है, सिंपल भाषा में बोलो, है ना, पॉलिश्ड सरफेस होता है बैक सरफेस। इस पे कोटिंग सिल्वर की या किसी और मेटल की गई होती है, और जो एक पार्ट है उस पे हम अपनी इमेजेस देखते हैं, है ना। एंड द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन, कितनी अच्छी क्वालिटी हमें अपनी इमेज अपनी दिखाई देती है, तो ये जो मिरर होता है उसकी स्मूथनेस एंड किस तरह का सरफेस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी को लुकिंग ग्लास बोलते हैं। एक सरफेस इसका पॉलिश्ड सरफेस होता है, उस पर सिल्वर या किसी और मेटल की कोटिंग की होती है। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं अभी हम जो पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखो मिरर की क्लासिफिकेशन हम देखें तो मैंने आपको बताया कि मिरर आपका 2 तरह का होता है, एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल, ठीक है। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज इन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, राइट। चलिए अब हमें बस इन तीनों मिरर्स के बारे में, इनके यूजेस पढ़ने हैं एंड दैट्स इट, राइट। अब देखो सबसे पहले प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, दैट इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यहाँ मैं आपको स्फेरिकल भी बता दूं क्या होता है साथ में, तब आपको प्लेन समझ आएगा। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि एक पूरा स्फेयर है, ये होता है स्फेयर, इसका एक पार्ट काट दिया, ये पार्ट काट दिया, ये क्या बच गया आपका स्फेरिकल मिरर। बट कंडीशन है कि एक साइड से पॉलिश्ड होना चाहिए, चाहे बाहर से पॉलिश्ड हो चाहे अंदर से पॉलिश्ड हो। एक साइड इसकी शीशे टाइप होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, है ना। तो ये इस तरह के हम जो मिरर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्मूथ होता है ना। अब स्फेरिकल मिरर में आपका एक कनकेव आ जाता है, एक कन्वेक्स आ जाता है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, ये मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया। सो प्लेन मिरर क्या होता है, जब भी मिरर प्लेन हम कब बोलेंगे, जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इस तरह से पड़ेगी। तो जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी मिरर का प्लेन होता है देन सच काइंड ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब किस तरह की इमेज जो है प्लेन मिरर के ऊपर बनती है, तो जो भी इमेजेस प्लेन मिरर पे बनती हैं वो हमेशा वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं और उसी साइज की होती हैं जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। अब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड की है ना, यहाँ पे आप, क्योंकि इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल था तो मैंने एक इमेज लगाई है ना। इसमें एक कैंडल है, कैंडल के सामने, ओह ये तो पेड़ बन गया, कैंडल है ना, कैंडल के सामने एक शीशा है, शीशे पे एक इसकी रियल मतलब एक सीधी इमेज है, एक उल्टी इमेज है।
जो उल्टी इमेज है इसको हम बोलते हैं रियल। सो यहाँ पे जो इन्वर्टेड है वो रियल इमेज है और जो ये सीधी है ये वर्चुअल इमेज है ना। बस इतना समझ लो, क्योंकि आप कहीं भी अगर रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में डिफरेंस देखेंगे गूगल पे तो वो बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो रियल इमेज हमेशा आपकी उल्टी होती है, ठीक है। और ये वर्चुअल इमेज है जो हमें लगता है, वर्चुअल माने कि हमें लगता है कि जैसे यहाँ पे आप शीशा रखेंगे ना, जो मैंने स्क्वायर सा बनाया, मान लो ये शीशा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैंडल यहाँ भी है, तो आपको लगेगा ये कैंडल यहाँ भी है, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं। तो ये वर्चुअल रियलाइजेशन है, ठीक है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। किसी भी चीज़ का उल्टी इमेज जो होती है उसे हम रियल इमेज बोलते हैं और जो सीधी होती है दैट इज़ वर्चुअल। ये मैंने एक पिक भी ऐड की है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है that the image formed is far behind the mirror as the object is in front of it। ऑब्जेक्ट होता है मिरर के सामने, लेकिन जो इमेज बनती है वो मिरर के बैक साइड पे बनती है। क्यों बैक साइड पे बनती है? क्योंकि वो पॉलिश्ड सरफेस होता है, आगे को रेज ट्रांसमिट नहीं कर पाती, तो वहां से वो वापस रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। पॉलिश्ड सरफेस है, ये आपका आईना है, यहाँ पे आप खड़े हो, है ना, तो यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस तक आपकी इमेज जाएगी, लेकिन पीछे तो पॉलिश्ड सरफेस है, आगे ओपेक है ना, आगे वो नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। इसलिए हमेशा जो इमेज बनती है वो हमेशा मिरर के बैक साइड पे बनती है, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट उसके सामने ही हो, राइट। चलिए, प्लेन मिरर हो गया। अब इसके यूजेस हम देखेंगे, देन कनकेव, देन कन्वेक्स एंड हमारी वीडियो रैप अप, है ना। चलिए, इसी के साथ वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है दैट द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। जो मिरर होता है ना आपका, कितने साइज का होना चाहिए कम से कम, ताकि जो पर्सन सामने खड़ा है या जो ऑब्जेक्ट सामने है उसके पूरी इमेज इसमें दिख जाए। तो ऑब्जेक्ट के हाफ साइज का होना चाहिए कम से कम मिरर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, जो भी चीज सामने है उसके हाफ साइज का कम से कम मिरर होना चाहिए, तभी फुल इमेज ऑब्जेक्ट की यहाँ पे दिख पाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। फिर ध्यान से देखिए, द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। आगे चलें, इसके यूजेस देखें तो कॉमनली हम इसे एज ए लुकिंग ग्लास यूज करते हैं। इसे पेरिस्कोप्स में यूज किया जाता है, जो कि सबमरीन्स में यूज होती हैं, पनडुब्बियों में यूज होती हैं पेरिस्कोप। कैसे यूज होती हैं? अच्छा, मान लीजिए ये आपका वाटर है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज है, अब इसको देखना है ऊपर शिप में कि ये कैसा दिखता है, तो कैसे देखेंगे? दूरबीन तो नहीं काम आएगी ना, तो यहाँ पे मिरर लगा होता है, यहाँ पे मिरर लगा होता है, इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी, इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी, और यहाँ पे जो पर्सन बैठा है वो पूरा देख सकता है कि पानी के नीचे क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है एक्चुअल में। अब इन डिटेल नहीं हम देख रहे, बट एक हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि ये काम कैसे करता है, ओके। प्लेन मिरर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द स्फेरिकल मिरर्स। मैंने आपको कहा कि ये जो आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की अब थोड़ी सी डेफिनेशन देखें, ये तो हमने पढ़ने ही आगे। ये एक हाईली पॉलिश्ड कर्व्ड सरफेस होता है, ये हम आगे देख लेंगे। कर्व्ड सरफेस होता है इस तरह का या इस तरह का, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पूरे स्फेयर का एक कटा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। पूरा स्फेयर लिया, उसका एक पार्ट काट लिया, जो वो मिरर हमारे पास आया उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। फिर इसके दो टाइप्स आपके पास हो जाते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको, है ना, लेकिन कंफ्यूज बड़े हो जाते हैं बच्चे कि कनकेव कौन सा है, ये कि ये, है ना। तो इस चीज को मैं आज आपके दिमाग में बिठाऊंगी। पहला है हमारा कनकेव मिरर। अब ये कहानी पढ़ेंगे हम बाद में, पहले हम देखते हैं कि कनकेव मिरर कैसा होता है। केव क्या होती है आपकी? केव पुराने जमाने में केव्स होती थी, उस पे जो उस टाइम लोग रहते थे वो पेंटिंग्स करते थे, है ना, नेचुरल कलर से पेंटिंग्स करते थे। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया है। तो केव्स क्या होती हैं? गुफाएं, जंगलों में जो गुफाएं होती थी, अभी भी होती है। तो केव्स हो गए गुफा। कनकेव मिरर होता है आपका ऐसा, जिसमें अब देखो ये हुआ आपका ऐसा, जिसमें ये जो गुफा वाला पार्ट है ना, जो अंदर को झुका हुआ पार्ट है, इस पे लाइट आएगी, जाएगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, राइट। तो कनकेव मिरर समझ में आ गया। इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज अ पॉलिश्ड सरफेस। कनकेव मिरर याद कर लिया, कन्वेक्स इसका उल्टा है। कन्वेक्स में क्या होता है? चलो ये कंफ्यूज नहीं होना। फिर कन्वेक्स में क्या होता है? अंदर वाला पार्ट पॉलिश्ड होता है और बाहर वाले से रिफ्लेक्शन होती है,
ठीक है, बट इस चीज को हम साथ के साथ अभी भूल भी जाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर में। कनकेव मानी गुफा, ये गुफा यानी जो अंदर वाला पार्ट है उससे रिफ्लेक्शन होती है। अब हम देखते हैं कनकेव मिरर में ये कहानी क्या बताती है हमें। सो कनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है अंदर की तरफ एंड आउटर सरफेस होता है पॉलिश्ड। ठीक है, इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई कन्वर्जिंग मिरर? बिकॉज इट इज यूज टू कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट, मतलब बिकॉज इट फोकसेस लाइट टू अ सिंगल पॉइंट। बहुत सारी लाइट अगर इस पे पड़ेगी ना तो ये सारी लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे जो है वो जमा कर देगा, ऐड कर देगा, एक ही पॉइंट पे सारी लाइट को ये जमा कर देता है। अब ये कन्वर्ज करता है लाइट को, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, दूसरा डाइवर्जिंग मिरर है, दूसरे में इससे उल्टा होता है, बस इतनी सी बात है। तो कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर वाला पार्ट आपका पॉलिश्ड सरफेस है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूजेस। अब आप देखेंगे ना आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन से, रियल लाइफ जो आपकी जरूरतें हैं वहां से आते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा कनकेव मिरर है, इसके यूजेस देखें तो ये कॉमनली जो आपके टॉर्च होती हैं, सर्च लाइट होती हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती हैं, वहां पे यूज होता है टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, है ना। पावरफुल पैरेलल कैसे कि ये जो है बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ आगे रिफ्लेक्ट बैक करता है। ऐसा ही हमें टॉर्च में चाहिए होता है, अंधेरे में हमें ज्यादा लाइट मिले। सर्च लाइट्स में चाहिए होता है। सर्च लाइट्स कौन सी होती हैं? जो पुलिस वाले मूवीज में रात के टाइम पे किसी की बॉडी ढूंढने के लिए जंगलों में लेके जाते हैं, दैट इज द सर्च लाइट। जस्ट एन एग्जाम्पल, व्हीकल्स की हेडलाइट्स, यहाँ पे कनकेव मिरर यूज होता है। शेविंग मिरर्स जो है हमारे कनकेव मिरर होते हैं, इनमें क्या होता है, इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है। तो जब फेस पे शेव कर रहे होते हैं, है ना, तो वो जो फेस की इमेज है वो थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि अपने दांतों के बड़े बड़े पार्ट देख सके, है ना, बढ़िया से ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट आता है यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। ये जो सोलर भट्टी होती है वहां पे सनलाइट को फोकस करते हैं ताकि फर्दर काम होता रहे। ये हो गया आपका कनकेव मिरर। प्लेन मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। अब भी कोई चीज समझ में नहीं आई मुझे बताएं। हम थोड़ा थोड़ा ही अब पढ़ेंगे, लाइट लास्ट यूनिट तो है, 6-7 पार्ट ही इसके होंगे, इससे ज्यादा क्या ही होंगे, है ना। तो आपने डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। कभी टाइम लगे पिछला कोई यूनिट उठा के रिवाइज कर लिया, है ना। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लिए, देखो कि उसमें से कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, एक यूनिट 2-3 यूनिट पकड़ते हैं जो उनका ट्रेंड होता है, उसमें थोड़े डेप्थ में क्वेश्चन डालते हैं, तो उन यूनिट्स को थोड़े डेप्थ में स्टडी करो। यही तरीका है तैयारी का, है ना। चलिए, इसी के साथ सेकंड पेज होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। कन्वेक्स मिरर, कनकेव का उल्टा। अब जैसे कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं बिकॉज इट डाइवर्जेस बीम ऑफ लाइट। मतलब लाइट रेज स्प्रेड आउट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर सरफेस। अगर बहुत सारी लाइट आप इस पे डालेंगे ना तो ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में भेजेगा, उसको डाइवर्ज करेगा, फैला देगा। ऐसा नहीं करेगा जैसा कनकेव मिरर करता है कि सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस करेगा, ठीक है। इसलिए कनकेव कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। आगे चलिए, यूजेस देखें। रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में जहाँ पे जो ड्राइव कर रहा होता है पर्सन, वो बैठते हैं, उसके राइट साइड पे कार के बाहर को एक छोटा सा मिरर लगा होता है जिससे आपको पीछे वाली कारें दिखाई देती हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर्स। तो वहां पे कॉमनली आपका कन्वेक्स मिरर यूज होता है। मैं आपको बता दूं, ये शेविंग मिरर और ये टॉर्चेस वाला, रियर व्यू मिरर वाले, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। अच्छा, आप मॉल में जाओ ना, वहां पे कैमरास लगे होते हैं ऊपर की तरफ, तो उससे क्या है ना, ओनर नजर रख सकता है पूरी शॉप में कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई चीजें तो नहीं चुरा रहा, है ना। तो ये जो शॉप सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं, यहाँ भी कन्वेक्स मिरर होता है। रियर व्यू मिरर्स जो होते हैं व्हीकल्स में, उनमें भी कन्वेक्स मिरर होता है। बहुत समझने की जरूरत नहीं है, बट कहाँ कहाँ यूज होता है कनकेव एंड कन्वेक्स, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो अब इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट।
आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग टर्म्स है। इसमें रिफ्रैक्शन आता है, इसमें रिफ्लेक्शन आता है, दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम जानेंगे, स्नेल्स लॉ क्या होता है हम वो जानेंगे, क्रिटिकल एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो आपने बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहने हैं, क्योंकि लास्ट यूनिट है हमारा फिजिक्स पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा, देन हम फिर पॉलिटी पे फोकस करेंगे। अब देखो रिफ्रैक्शन में आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें दो मीडियम्स होते हैं, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम होता है। अब भाई दो मीडियम कैसे आए, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तब होती है जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एयर है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई ग्लास रखा हुआ है, ग्लास स्लैब है ना, तो लाइट एयर से या वैक्यूम से या एयर से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है ग्लास स्लैब में, तो एक यानी खुले या गैसियस फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में ट्रेवल कर रही है ना। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ये चीज यहाँ पे लिखी भी है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब दो तरह के मीडियम आपके होते हैं, एक होता है आपका रेयरर मीडियम, एक होता है आपका डेंसर मीडियम, है ना। रेयरर मीडियम होता है जहां पे, अच्छा चलिए हम लास्ट में पहले मैंने रेयरर एंड डेंसर मीडियम समझाया है, पहले हम यही देख लेते हैं कि होती क्या है दोनों चीजें, है ना। रेयरर मीडियम होता है ऐसा मीडियम जहां पे लाइट बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है और जिसकी डेंसिटी काफी कम होती है ना। तो उसमें पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं और लाइट को ट्रेवल करने के लिए बढ़िया स्पेस होता है, तो वो बहुत स्पीड के साथ ट्रेवल कर जाती है ना। इसमें जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम माने एक यूनिट है, ये जो भी मीडियम है आपका, जो भी मीडियम है उसका एक यूनिट हमने लिया, तो इसमें मास जो है इसका भार बहुत कम होगा पर यूनिट, है ना। एंड पार्टिकल्स जो है बिखरे हुए होंगे, जैसे ये आपका अगर रेयर मीडियम है, पार्टिकल्स इसमें बिखरे हुए दूर दूर होंगे, तो लाइट इजीली ट्रेवल कर जाती है और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कम करते हैं। समझ में आ गया। रेयर मीडियम इज अ मीडियम वेयर लाइट ट्रेवल्स फास्टर एंड हैज अ लोअर डेंसिटी, have less mass per unit volume and particles are more spread out and interact less with each other. Example है air, ठीक है। डेंसर मीडियम में इसका उल्टा हो जाएगा, एक ऐसा मीडियम जहां पे लाइट बहुत ही ज्यादा स्लो ट्रेवल करती है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप पर यूनिट एक पैकेट उठाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा मास जो है आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स जो है इस मीडियम में एक दूसरे से चिपके हुए होंगे बहुत ही, है ना। तो चिपके हुए होंगे जिसकी वजह से लाइट जो है वो इजिली ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, आके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ज्यादा करेंगे। इसका एग्जाम्पल है ग्लास, वाटर, डायमंड। आई होप रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम आपको समझ में आ गया। रेयर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ में होंगे। अब जब भी मैं रेयर एंड डेंसर मीडियम का जिक्र करूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, बिल्कुल बेसिक बहुत सिंपल चीज हम पढ़ रहे हैं। तो जब भी लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर, अब देखो दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो आपकी लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में भी ट्रेवल कर सकती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये दोनों केस आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे दिखाई दे रहे होंगे, एक बार ध्यान से सुन लो सो दैट आपको याद रहे फॉर द लॉन्ग टर्म, है ना। सो जब भी लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपका रेयर मीडियम है, मान लीजिए आपकी एयर है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका ग्लास, वाटर, डायमंड कुछ भी हो सकता है ना। तो जब भी लाइट यहाँ पे आपका कोई सोर्स है ना, वहां से आपने लाइट इस तरह से आपका जो रेयर मीडियम है इससे क्रॉस करके वो डेंसर मीडियम में गई। तो अब देखो होता क्या है ना, जब भी आपकी यहाँ पे ट्रेवल करी, ठीक है, इस पॉइंट पे वो दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, मान लीजिए ग्लास है तो ग्लास में एंटर कर गई, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी तिरछी हो गई, और ये होता है आपका नॉर्मल। ये जो आपकी बीच वाली लाइन है ना, ये जो बिल्कुल सीधी मैंने लिखी हुई है, बनाई हुई है, ड्रॉ की है, ये होता है नॉर्मल। अब ये मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया था कि नॉर्मल हम बिल्कुल 90 डिग्री लेते हैं ऊपर नीचे सीधा, है ना। तो आपकी लाइट जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है, वो हमेशा ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की साइड को जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, थोड़ी सी घूम जाएगी। अदरवाइज होनी तो सीधी चाहिए थी, ऊपर से सीधी आई तो सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो है आपके नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी घूम जाती है, ठीक है।
यहाँ पे बोला कि आई इज ग्रेटर देन आर। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा। अब यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका छोटा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखनी होती हैं, एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं। आएगा ही नहीं क्वेश्चन अगर नहीं आएगा, अगर आ गया तो कोई बिल्कुल बेसिक सी चीज वो उठाएंगे और हम सोचेंगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। चलिए, बहुत बारीकी से चीजों को पढ़ना है, चाहे आप 10 में से 4 टॉपिक पढ़ो, पर उनको ऐसे पढ़ लो कि उनमें से क्वेश्चन आए तो आप कर पाए, वो आपको लॉन्ग टर्म चीजें याद रहें, है ना। अब दूसरी सिचुएशन हमारी आ जाती है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, मतलब इस तरह से मैं आपको डेंसर मीडियम जो है वो रिप्रेजेंट करूंगी। तो ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। जब भी लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमेशा नॉर्मल से दूर की तरफ जो है वो जाए, इसका झुकाव दूर की तरफ होगा। अदरवाइज देखो, लाइट को इस तरह से आना चाहिए था ना नॉर्मली, लेकिन ये नॉर्मल है आपका। देखो लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि रिफ्लेक्शन में इतनी बार पढ़ लिया है ना तो ध्यान रह जाता है। ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी, यहां से भाग गई ना दूर। इस केस में क्या होता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो एक ऐसा मीडियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी ना, उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, राइट। चलिए, ये मोरलेस वाला पूरा कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पे ना एक चीज हमारी रह गई, मैंने आपको कहा था कि मैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगी। तो चलिए, रिफ्रैक्शन आपकी होती है 2 मीडियम्स में, समझ में आ गई। रिफ्रैक्शन 2 मीडियम चाहिए, रेयर एंड डेंसर, अदरवाइज रिफ्रैक्शन कैसे बताओगे आप। ये 2 मीडियम आपको चाहिए। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये आपका सरफेस है, यहाँ पे लाइट आई, यहाँ से गई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बात खत्म। ठीक है, यहीं पे बात खत्म। तो सिंगल मीडियम में होती है आपकी रिफ्लेक्शन, एंड 2 मीडियम अगर हैं डेंसर एंड रेयर तो आपकी होगी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ये याद रखना है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखनी है ना। एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा हमारा नंबर चला जाता है एक एग्जाम में, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। अब हम जानेंगे कि ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहूंगी, दैट आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें अभी फिजिक्स तो अवेलेबल नहीं है। अब 3-4-5 दिनों में फिजिक्स जैसे ही कंप्लीट होगा, लाइट हमारा पढ़ के कंप्लीट होगा, फिर आप वो भी परचेज कर सकते हैं। बट फिलहाल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों होता है रिफ्रैक्शन। हम पढ़ते हैं कि एक आपका डेंस मीडियम है, एक आपका रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों होती है रिफ्रैक्शन। देखो, जो लाइट की स्पीड होती है ना, अलग अलग मीडियम में अलग होती है। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी। डेंसर मीडियम में लाइट बहुत धीरे ट्रेवल करती है, रेयर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, है ना, उसमें स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज्यादा होती है। इसीलिए अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी ना, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है, तो इसलिए फिर रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, जब भी लाइट जो है एंटर करती है डेंसर मीडियम में, है ना, आराम से एयर में ट्रेवल कर रही है, एकदम से कोई डेंस मीडियम आ गया तो इसकी स्पीड कम हो जाती है एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी तो पिछले पेज पे पढ़ा, वही रिवाइज कर रहे हैं। जब भी लाइट रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, मान लो किसी ग्लास में, किसी रबर में, किसी चीज में ट्रेवल कर रही है, एकदम से वो बाहर रेयर मीडियम में आ गई तो उसकी स्पीड एकदम से इंक्रीज हो जाती है एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंपल तो है ना। चलो, समझ में आ गया। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल है, दैट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। ये है जो मेन कॉज है रिफ्रैक्शन का। डेंसर मीडियम में स्लो ट्रेवल करती है, खाली मीडियम है, रेयर मीडियम है, इसमें फास्ट ट्रेवल करती है लाइट। अब देख लो भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर हम कुछ एप्लीकेशंस या एवरीडे साइंस से भी पॉइंट्स उठाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ पे हम रेशो लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ध्यान रह जाती है, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, चाहे जितना मर्जी रट्टा मार लें, है ना। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है कि एक रेशो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम डिवाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, हमने किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
किसी भी मेटल का निकालना है तो हम यहाँ पे मेटल में वो किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम में किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, उसकी रेशो कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का रिलेटिव टू अदर मीडियम, दो मीडियम्स, अब यहाँ तो हम एक ही ऑब्जेक्ट एक ही मेटल का निकाल रहे हैं ना। अगर हमें दो मीडियम्स की रेशो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर एक मीडियम में स्पीड कैसे ट्रेवल करती है, यहाँ पे दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दोनों की रेशो निकाल लेंगे, है ना। तो फिलहाल आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, राइट। यहाँ पे वही चीज बोली है दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटिव टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, आगे चले, एवरीडे साइंस के कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। तो आ जाता है कि अच्छा ये फिनोमिना हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, TIR, ये वो, तो वहां पे आपको रिफ्रैक्शन पे टिक करना होता है। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रही हूँ, है ना। अब जैसे एक नींबू है ना, उसको आप एक ग्लास टम्बलर या शीशे का ग्लास होगा घर में, उसमें पानी डालो और उसके अंदर नींबू को डाल दो, तो आपको लगेगा, आप साइड से देखोगे कि लेमन तो बहुत बड़ा हो गया साइज में, है ना। ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो लेमन है ना वो अपनी हर जगह से जो है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जिसकी वजह से उसका साइज हमें बड़ा दिखाई देता है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने एग्जाम्पल याद रखना है, क्वेश्चन आए तो रिफ्रैक्शन, है ना। अच्छा, आपने जैसे मैंने यहाँ पे ग्लास स्लैब लिखा हुआ है या यहाँ पे मैंने लेटर्स लिखा हुआ, अगर इसके ऊपर मैं ग्लास की एक पट्टी सी होती है ना, ग्लास स्लैब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर मैं उसको रख दूं ना तो मुझे लगेगा कि लेटर्स थोड़े ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, है ना, उठे हुए हैं। तो वो क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। लेटर्स जो हैं दे अपीयर रेज्ड, वो थोड़े ऊपर उठे हुए दिखते हैं जब भी हम उनके ऊपर एक ग्लास स्लैब को रख देते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, राइट। नेक्स्ट आता है कि एक पेंसिल को आपने पानी में डालना है, पूरा नहीं डालना, पार्शियली, माने अगर आपकी इतनी बड़ी पेंसिल है तो आधी वो पानी में डाल दो, आधी को बाहर रहने दो। जब आप ऐसे डालोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बीच से कट गई, जैसे ये आपका पानी है, यहाँ पे आपने पेंसिल डाली, है ना, ये आधी अंदर आधी बाहर, तो यहाँ से आपको लगेगा कि कट गई, आपको पेंसिल थोड़ी ऐसी दिखाई देगी, टेढ़ी मेढ़ी सी, है ना। तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है कि एक टैंक है या एक तालाब है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जो उसका बॉटम है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा नीचे होता है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब देखो, ये ग्लास टम्बलर में लेमन का साइज बड़ा होना, लेटर्स के ऊपर अगर ग्लास स्लैब रखो उनका ऊपर दिखाई देना, पेंसिल का टूटा हुआ दिखाई देना, या फिर बॉटम ऑफ द टैंक हमें उठा हुआ दिखाई देना, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, याद रखने हैं, है ना, याद रखने पड़ेंगे आगे। अभी तो हमने यही पढ़े, रिफ्लेक्शन के तो कुछ है नहीं एग्जांपल्स, रिफ्रैक्शन के हैं, है ना, रिफ्लेक्शन के नहीं है, रिफ्रैक्शन के हैं। अभी आगे TIR के आएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंट में कंफ्यूजन होता है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन 3-4 बार आपने फिजिक्स पढ़ ली, है ना, फिर चीज थोड़ी ठीक हो जाती है ना। चलिए, बट रिवीजन की जरूरत हमेशा रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा माइंड स्किप कर ही देता है, तो हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, इसी के साथ सेकंड पेज होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो बोरिंग ना लग रहा, क्योंकि मेरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है लाइट वाला, इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल आराम से, शिद्दत के साथ, छोटे छोटे टॉपिक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। प्लस आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। इन्हें स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। 2 ही लॉज है रिफ्रैक्शन के, जैसे 2 लॉज है ना रिफ्लेक्शन के, वैसे ही 2 लॉज है रिफ्रैक्शन के। पहला तो थोड़ा सेम ही है, दैट जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे एक ही लाई करते हैं ऑन द सेम प्लेन, है ना। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि जो साइन, अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल है, ये पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम साइन की बात करेंगे, है ना, दैट साइन जो है ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों की अगर हम रेशियो निकालें तो एक कांस्टेंट आता है। एक मीडिया, अगर हम मीडिया की बात करें ना, जैसे 2 मीडियम से हमारे पास वहां पे बात करें तो कांस्टेंट होता है 1μ2। इसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी लॉ को, ये जो सेकंड वाला है स्पेशली, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। बहुत दिमाग नहीं लगाना, बस रीड कर लो, एक बार एग्जाम में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या हो गया, है ना। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग लगाने वाली चीज है हमारा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत जरूरी है। एक बार में नहीं समझ आया ना फिर समझ भी नहीं आता, ऐसी चीज है ये। और जो आप TIR आगे पढ़ोगे, मिराज, डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, वहां बड़ा क्रिटिकल एंगल यूज होगा। डेफिनेटली मैं वहां भी एक बार फिर से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है भूल जाते हैं,
फिलहाल यहाँ पे देखेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ये पूरा सेटअप है आपका रिफ्रैक्शन का, रेयरर मीडियम नीचे है, डेंसर मीडियम ऊपर है, यहाँ पे जो भी हो रहा ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो, ध्यान से सुनना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब नॉर्मली हम बात करें, हमने यहाँ से लाइट फेंकी है ना, इंसिडेंट, अब एक्चुअल में ये इंसिडेंट रे है आपकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन ऐसा एंगल डेंसर मीडियम में है ना, हम रेयरर टू डेंसर बात नहीं करते, यहाँ पे डेंसर टू रेयरर बात करते हैं। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको अगर हमने यहां पे डाला तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सीधे 90 डिग्री बन जाए। कोई भी ऐसा एंगल जिसपे हमने लाइट को फेंका और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री बन रहा है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ आया? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने लाइट फेंकी तो हम अलग अलग एंगल्स पे लाइट फेंकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग एंगल ऑफ जो है रिफ्रैक्शन बनते हैं, रिफ्रैक्टेड रे आती है। लेकिन ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है जिसपे आपकी रिफ्रैक्शन, ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री बन जाए और ये आपके रिफ्रैक्टेड रे बन जाए, इस एंगल को उस केस में हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। इसलिए मैंने यहाँ पे आई ना लिखते हुए लिखा है सी, और हमेशा डेंसर टू रेयरर रखना है आप क्रिटिकल एंगल में, ये आपका नॉर्मल जैसा कि हमेशा होता है। समझ में आ गया? क्रिटिकल एंगल, अगर एक बार देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in rarer medium becomes zero is called critical angle, है ना। एंड वैल्यू जो होती है क्रिटिकल एंगल की अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है, दो मीडियम की नेचर कैसी है, कलर ऑफ लाइट कैसा है ना, तो वो हम स्किप कर देंगे यहाँ पे। ये आपने ध्यान रखना है, जब TIR पढ़ेंगे ना तो वहां मैं बेशक आपको फिर से बताऊंगी, बट ये चीज आपने, ये कंसेप्ट आपने, ये फंडा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल नहीं होते। कोई एक जो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री बना दे, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। आज के वीडियो में हमें पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। अब रिफ्रैक्शन होता है आपके दो मीडियम्स के बीच में, एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में मतलब आपका एटमॉस्फेयर जो है उसे हम इंक्लूड कर लेंगे कि एटमॉस्फेयर में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, प्लस उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, अर्थ की जब हम बात करते हैं, आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे अर्थ में हम लेयर्स की बात करते हैं, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सारे करके ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, है ना। सीक्वेंस भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। फिर ओजोन लेयर कौन सी लेयर में लाई करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, वो भी हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है जैसे उन लेयर्स में डिवाइडेड है, वैसे ही इसे हम अगर बात करें, डेंसिटी जो है हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वो अलग अलग है। जो ऊपर वाली लेयर्स हैं वो एक तरह से आप उन्हें रेयरर मीडियम कंसीडर कर सकते हो, जो नीचे वाली लेयर्स हैं उन्हें आप डेंसर मीडियम कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ आया कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। जैसे अगर लाइट आएगी तो वो सीधे अर्थ पे नहीं पहुंचेगी, बीच में रेयरर, डेंसर ऐसे करके बहुत सारे मीडियम्स आते हैं, ठीक है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म नहीं है, पूरा का पूरा सेम नहीं है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कहीं जगह पे इंक्रीज हो जाती है, कहीं पे डिक्रीज हो जाती है ना। तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये अलग अलग डेंसिटीज की लेयर से मिलकर बना है। इन्हीं डेंसिटीज की लेयर्स को हम रेयरर एंड डेंसर मीडियम बोलेंगे। मतलब हाई डेंसिटी वाली लेयर्स को हम डेंसर मीडियम बोल देंगे, जो लोअर डेंसिटी वाली आपकी लेयर्स हैं उसे हम रेयरर मीडियम बोल देंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कहाँ हमें ये काम आने वाला है? तो एग्जाम में आपको स्टेटमेंट आती है दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज, चार ऑप्शंस होंगे, विच काइंड ऑफ फिनोमिना, ये स्कैटरिंग है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, या आपका डिस्पर्शन है, डिफ्रैक्शन है, क्या है? चार ऑप्शंस होंगे, आपने टिक करना होगा। अगर आपको समझ ही नहीं है तो आप कैसे टिक मार्क करोगे, है ना। अब जैसे हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था वो पेंसिल वाला एग्जाम्पल, लेमन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना। अब हमने लेटर्स वाला एग्जाम्पल भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो। तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अब इतना दिमाग नहीं लगाना कि हाँ जी यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जरूरी नहीं आपको ऐसा ऑप्शन में आए, आपको आ सकता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अ फिनोमिना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने करना है, वो आपको इतना इजी नहीं देंगे साथ में एटमॉस्फेरिक लगा के। यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ एटमॉस्फेयर वाले अलग से, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है।
सो लाइट के में जो रिफ्रैक्शन होती है इन अलग अलग लेयर्स की वजह से इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनास जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए हैं दोज आर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो तारे हमें चमचमाते हुए दिखाई देते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। देखो चांद तारे आसमान में हम देखते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ये जो तारे हैं ये एक्चुअल में इतने दूर नहीं है जितने हमें दिखाई देते हैं अर्थ से, है ना। तो ये भी हमें क्यों इतने दूर दिखाई देते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अभी ना सूर्योदय हुआ नहीं होता, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो गया है। सनसेट का भी ऐसा है कि सनसेट पहले हो गया होता है, हमें 2 मिनट डिले लगता है। तो अब ये तीनों मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ाऊंगी, बट आपने बस ये तीनों होते हैं फिनोमिनाज हैं विच हैपन्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये बस आप रट लो। बार बार एक चीज पे फोकस दे रही हूँ ताकि ध्यान से सुनो, कोई चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। अब हम थोड़ा सा और इलेबोरेटिव वे में जानते हैं कि कैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना। देखो एटमॉस्फेयर हमारी अलग अलग लेयर से मिलकर बनी है, कोई डेंसर है, कोई किस तरह से। तो जब लाइट आएगी वो इधर उधर इधर उधर जैसे किसी मीडियम में एंटर करेगी, उसके जो है डायरेक्शन टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती रहेगी। नॉर्मल क्या है? ये जो सीधी लाइन आ गई हमारी नीचे तक दैट इज नॉर्मल, है ना। अब देखो आपकी जो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमचमाना है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कौन सी लाइट यहाँ पे एंटर हो रही है? तो स्टार्स की, चांद तारे हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो सितारों की लाइट है ना, स्टार लाइट है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो उस लाइट में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हमें तारे चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। सो जैसे ही लाइट, स्टार्स की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग डेंसिटी की एयर हमारे पास है जिन्हें हम डेंसर एंड रेयर मीडियम कंसीडर करते हैं। कॉन्टिन्यूसली हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा अलग अलग अमाउंट में। कोई बहुत डेंस मीडियम होगा तो वो इस तरह से रिफ्रैक्ट करेगा, कोई कम डेंस होगा तो वो उस तरह से रिफ्रैक्ट करेगा। इस तरह से स्टार लाइट जब हमारी आंखों पे पहुंचती है ना, एक चीज समझो, यहाँ पे आपका ये स्टार ढंग से नहीं बना, ये स्टार है ना। तो इसकी एक बार लाइट आई, एंटर आई, दूसरी बार लाइट, तीसरी, ये तो कॉन्टिन्यूसली इसकी लाइट है ना ऊपर कुछ। जैसे मैंने अभी लैंप ऑन किया तो लैंप की कॉन्टिन्यूसली लाइट आ रही है मेरी नोटबुक पे, तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, है ना, अदरवाइज क्लियर वीडियो नहीं होती। तो वैसे स्टार्स की लाइट कॉन्टिन्यूसली आ रही है, एक लाइट दूसरी लाइट, है ना। तो ये जो स्टार लाइट है जैसे ही हमारी आंखों पे पहुंच रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, तभी हमें लगता है कि तारे चमचमा रहे हैं रात को। ठीक है। नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। अगर आपको नहीं भी आगे देखना है, ये 3 आप रट लो, बस थोड़ा सा देख लो आगे क्या चलती है, कहानी किस तरह से चलती है ना। और हमारा लास्ट यूनिट है ये फिजिक्स का, राइट। इसके बाद हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी 3-4 पार्ट्स और भी बचते हैं, बहुत सारी चीजें बची हैं अभी तो लाइट में पढ़ने के लिए। आप बस थोड़ा पेशेंस रखें। प्लस आप सब चाहें तो GS हैंडरिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट आता है दैट द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। स्टार्स हमें आसमान में ऐसा लगता है ऊपर है, ज्यादा हाइट पे है, एक्चुअल में वो इतनी हाइट पे लोकेटेड है नहीं। ये भी हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लगता है। जैसे ही लाइट, स्टार्स की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। देखो सेम ही चीज हर जगह लिखी हुई है ना। ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बार बार जो है वो घूमती रहती है। अपर लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर की वो एक तरह से रेयर है ना। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होता है मैंने पढ़ाया है इन कंपैरिजन टू लोअर लेयर्स। तो ये जो अपेरेंट पोजीशन है स्टार की, हमें लगता है ऊपर है एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से, तो वो हमें हॉरिजॉन से देखते हैं, ये लाइट ट्विंकल कर रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, उसकी वजह से सारा फंडा होता है। ठीक है। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस स्टेटमेंट्स याद रख लो, एग्जाम में आंसर सही होना चाहिए। क्यों? नो वन विल आस्क यू व्हाई, है ना। सो सन जो है हमें विजिबल होता है अर्थ से। अगर हम देखें तो एक्चुअल में सूर्योदय नहीं हुआ होता, हमें 2 मिनट पहले लगता है कि सूर्योदय हो गया। वैसे ही 2 मिनट के बाद भी हम एक्चुअल सनसेट देख रहे होते हैं। सन सेट हो चुका है, लेकिन हमें सनसेट होने के, सूर्यास्त होने के 2 मिनट तक हमें सूरज दिखाई देता है एक्चुअल में। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो लाइट्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, पार्टिकल्स होते हैं, वो सारा फंडा इसमें चलता है। क्यों? बिकॉज द सन्स रेज बेंड व्हेन दे पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। देखो
ये है हमारा सोलर सिस्टम, यहाँ पे है हमारा सन, फिर हमारा मरकरी, वीनस, फिर यहाँ पे आया आपका अर्थ। ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, मैंने इस तरह से बना दिया कुछ, है ना। ये जो है ये डार्क सा, ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो सन की रेज यहाँ से आएंगी और यहाँ कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट देखने को मिलता है। यही मतलब है इस लाइन का, बिकॉज दी सन्स रेज बेंड व्हेन दे पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। अभी तो सीधी आई, लेकिन यहाँ पे आके फिर ये इस तरह से हो जाती है, ठीक है। आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। आज के वीडियो का इंडेक्स, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, आसमान हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे रोज है हमें रेड दिखाई देता है, ब्लैक कलर ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ये थोड़ी सी थ्योरी हम जानेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी से बस इतने सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। स्टार्ट करते हैं विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, फैलना, है ना। तो आसमान में ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो जब भी इनके ऊपर लाइट पड़ती है ये उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फैला देते हैं, स्कैटर करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो हम डेफिनेशन देखें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन कंपेरेबली स्मॉलर साइज्ड पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शंस। एक छोटा सा पार्टिकल होता है, उससे उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मॉलर साइज्ड पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया। अब देखो कौन सी लाइट स्कैटर हो रही है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू, वो इन पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। देखो हम पढ़ते हैं विबग्योर, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रिज्म, व्हाइट लाइट प्रिज्म का कंसेप्ट 2-3 वीडियोस में आ जाएगा, तो वहां पे हम इस कंसेप्ट को पकड़ेंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ऐसे करके हम पढ़ते हैं, है ना, तो हम वहां पे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन अब देखो जो हमारी सनलाइट होती है ना, वो एक्चुअल में व्हाइट लाइट होती है और उसमें ये 7 लाइट्स से मिलकर जो है वो व्हाइट लाइट बनी होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम स्कैटरिंग का फंडा पढ़ रहे हैं, स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं, तो ये जो स्कैटरिंग होती है, रिफ्लेक्ट बैक लाइट होगी, ये कुछ कलर तो प्रोवाइड करवाएगी। अब ये जो कलर होता है यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट का, वो डिपेंड करता है कि ये जो पार्टिकल है छोटा है या बड़ा है, राइट। अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे एटमॉस्फेयर में तो वो ब्लू लाइट को ज्यादा फैलाएंगे, है ना, स्कैटर करेंगे। अगर पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो वो जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है उसे स्कैटर करवाएंगे, जैसे रेड लाइट हो गई, है ना। अगर इन पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो व्हाइट कलर की दिखाई देगी। क्या समझ आया? बहुत छोटे पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट, पार्टिकल्स जो थोड़े ज्यादा बड़े साइज के होंगे वो स्कैटर करते हैं रेड लाइट, और ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं साइज में वो स्कैटर करते हैं व्हाइट लाइट, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने वाली बात है। बाकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत सिंपल है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर लाइट पड़े और वो पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शंस में उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल है ना। अब हम पढ़ेंगे आज का फर्स्ट पॉइंट, दैट व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। हमें आसमान आसमानी क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है ना। सो देखो सनलाइट होती है हमारी व्हाइट लाइट जो इस 7 रंगों से मिलकर बनी होती है ना। तो ये जो ब्लू लाइट प्रेजेंट होती है सनलाइट में, मतलब सनलाइट की व्हाइट लाइट में जो ब्लू लाइट प्रेजेंट होती है वो 10 गुना ज्यादा स्कैटर करती है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट, है ना। रेड लाइट के कंपैरिजन में वो ज्यादा स्कैटर करती है। दिन के टाइम पे हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है क्योंकि उस टाइम में एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, एंड जो छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। अच्छा, अगर कभी आप फ्लाइट ले रहे हो, है ना, और हाई एल्टीट्यूड पे हो, मतलब काफी हाई एल्टीट्यूड पे अगर आपकी फ्लाइट उड़ रही है ना, तो उस टाइम पे हमें स्काई ब्लैक दिखाई देता है। तो ब्लैक क्यों दिखाई देता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। आप सबको वीडियो कैसी लग रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं मुझे बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। सारी चीजों को मिस नहीं करना है, आराम से स्टडी करना है, तभी छोटी छोटी वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ, एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती रहे, है ना, भूले नहीं चीजों को, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर।
नेक्स्ट आता है बस वही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर से पास करती है, एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करती हैं। ब्लू लाइट हमारी आंखों तक पहुँचता है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है ना। आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ एक ही कंसेप्ट है इसमें कि पार्टिकल्स का साइज छोटा है जो स्कैटर करती हैं ब्लू लाइट, दैट्स वाई हमें जो है आसमान ही दिखाई देता है ना। नेक्स्ट आता है कि स्काई हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है। अगर हम फ्लाइट ले रहे हैं, बहुत हायर एल्टीट्यूड पे हैं, तो उस केस में ये होता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत हाइट में पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं। अब जब पार्टिकल्स ही एब्सेंट है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं पाएगी। स्कैटरिंग होने के लिए पार्टिकल्स चाहिए, चाहे वो छोटे साइज के हों, बड़े साइज के हों, लेकिन पार्टिकल्स का होना जरूरी है। अगर पार्टिकल्स ही नहीं हो तो स्कैटरिंग भी नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए, तो हमने ये समझ लिया। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज होता है, सूर्योदय, सूर्यास्त होता है, तो उस टाइम पे कैसा कलर दिखाई देता है? रेडिश सा कलर दिखाई देता है। ये भी लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। थोड़ा जो पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए वो रेड लाइट को उस टाइम पे स्कैटर करते हैं, राइट। तो अब आपने याद रखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या क्या आता है। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, एक तो आपका ये आ जाता है ना। दूसरा जो है आसमानी दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आपने याद रखना है। अब थोड़ा सा रिवीजन भी बनता है ना। अभी तक हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ा है एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा है। तो क्वेश्चन आ जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस तरह का फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन है कि स्कैटरिंग है? तो आपने याद रखना है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिफ्रैक्शन है। स्टार्स हमें बहुत हाइट पे दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो इतनी हाइट पे हैं भी नहीं लोकेटेड, ये भी रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, हमें सूरज 2 मिनट पहले ही उगा हुआ दिखाई देता है, उस टाइम पे एक्चुअल में सूर्योदय हुआ नहीं होता। सेम गोज विद द सनसेट, है ना। चलिए, एक्चुअल में ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं सो दैट आप डिफरेंशिएट कर सकें रिफ्रैक्शन कौन सा है और आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, कौन कौन से उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा आती हैं, है ना। चलिए, अब देखो हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे कलर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट पेज पे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट बैक करता है अ पार्ट ऑफ इट, है ना। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमें देती है ऑब्जेक्ट का कलर। आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। गुलाब का फूल हमें रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों? देखो, सनलाइट होती है हमारी हमेशा व्हाइट लाइट, है ना, जिसमें 7 कलर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बेशक हमें येलोश दिखाई देती है, उसका फंडा अलग है ना, क्योंकि वो चीज रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। चलिए, उस चीज को आप फिलहाल छोड़िए। आपको गुलाब का फूल गुलाबी रेड दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उस पर व्हाइट लाइट पड़ती है। मतलब व्हाइट लाइट, सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, वो 7 कलर्स जो हैं वो इंसिडेंट होते हैं रोज के ऊपर, आपके गुलाब के ऊपर। लेकिन उस टाइम पे गुलाब जो है वो सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता है, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो मतलब हमारी आंखों को रोज रेड कलर का अपीयर होगा। आप ये मेरी पेंसिल ले लो, ग्रीन कलर की है ना, तो अगर इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है तो मतलब ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं ये सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। सिर्फ ग्रीन जो कलर है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रहा है ग्रीन कलर, जिसकी वजह से ये पेंसिल हमें ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। इट गोज विद ऑल द कलर्स एक्सेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का अलग फंडा है, उसके अलावा जितने भी कलर्स हैं सब पे ये चीज जो है वो एप्लीकेबल है कि कोई भी चीज हमें जिस कलर की दिखाई दे रही है, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट उस कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट का वो कलर दिखाई दे रहा है, राइट। कोई डाउट है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आता है कलर्स की स्टडी, कि प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत टाइम हम नहीं देंगे इस चीज को। प्राइमरी कलर्स में आपके आरजीबी आ जाते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये ऐसे कलर्स होते हैं जैसे इनको आप किन्हीं भी और 2 कलर्स को मिक्स करके इनको नहीं बना सकते, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने कोई और कलर बनाना है ना। सो प्राइमरी कलर्स क्या है? सेट ऑफ कलर्स दैट आर कंबाइंड टू मेक अ यूजफुल रेंज ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स आप इन 3 से बना सकते हो। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? ऐसे कलर्स जब भी हम 2 प्राइमरी कलर्स को मिला के जो मिलते हैं, ऐसे कलर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी कलर्स। जैसे रेड एंड ग्रीन को ऐड किया तो येलो बन गया, रेड एंड ब्लू को ऐड किया मैजेंटा बन गया, ग्रीन एंड ब्लू को ऐड किया सियान बन गया, ठीक है।
प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स, नाम से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऐसे होते हैं कि जैसे जिनमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों कलर्स को ऐड करते हैं जब, और हमें मिले क्या, वाइट कलर, तो ऐसे कलर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे कि रेड एंड सियान मिक्स किया, व्हाइट मिल गया, ग्रीन एंड मजेंटा मिक्स किया, व्हाइट मिल गया, ब्लू एंड येलो मिक्स किया, व्हाइट मिल गया, है ना। तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब दो चीजें हमारी रह गई, व्हाइट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी। क्या होती है? व्हाइट बॉडी जो है कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसलिए ये हमें व्हाइट दिखाई देती है। ब्लैक बॉडी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ये हमें ब्लैक दिखाई देती है ना। आज के वीडियो में हमें पढ़ना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत लेंथी नहीं होगी, प्लस इस टॉपिक को समझने के लिए क्रिटिकल एंगल को याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या होता है समझ में आएगा। चलिए, वैसे मैंने क्रिटिकल एंगल ऑलरेडी एक बार आपको पढ़ा दिया है, बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं वो वाली वीडियोस देखी हैं, एक बार क्रिटिकल एंगल को समझें कि ये क्या होता है, उसके बाद हम TIR के बारे में जानेंगे। फाइन, नोट्स मेकिंग अपनी कंटिन्यू रखें। देखो, हमने पढ़ा था कि ये जो आपका रिफ्रैक्शन होता है ये दो मीडियम्स में होता है। ये जो टर्म है रिफ्रैक्शन, ये दो मीडियम्स में होता है, जिसमें एक डेंसर और एक रेयरर मीडियम होता है। ठीक है, अब देखो, रिफ्रैक्शन का बिल्कुल अलग ही एक पढ़ाया है मैंने, एक दो पार्ट्स पहले इसी यूनिट के अंदर, तो वहां पे आप देख सकते हैं। नाउ अब देखो, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक चीज समझ लो, क्रिटिकल एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन सारे एंगल ऑफ इंसिडेंसेस आपके क्रिटिकल एंगल नहीं होते, सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल होता है। कौन सा? ऐसा, अब देखो, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपकी इंसिडेंट रे है और यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे आती है। लेकिन ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बने कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस टाइम पे उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 60 डिग्री कर देना अगर, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। इस केस में हम बोलेंगे कि I जो कि 60 डिग्री है, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, मतलब हमारा जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री के अलावा कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा जो 90 डिग्री फॉर्म करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हर एक दो मीडियम्स के लिए ये अलग होता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम। एंड यस, वन मोर थिंग, हमेशा जब भी हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, हमारी जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी, कभी भी रेयरर से डेंसर नहीं होगा। ठीक है, सो क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा यहां पे देख लें। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम बिकम्स 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल एग्जाम्पल के हिसाब से, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल भाई, इसको रियलिटी नहीं मानना, एग्जाम्पल है। तो अगर यहाँ पे मैंने कहा कि I इज इक्वल टू 60 डिग्री जब हो रहा है, तो R आपका 90 डिग्री हो रहा है, मतलब यहाँ पे I आपका क्रिटिकल एंगल है और क्रिटिकल एंगल आपका 60 डिग्री है। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को खींच के ऊपर कंसीडर करके TIR को समझें, है ना। TIR क्या है? हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, TIR समझना जरूरी है, इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो देखना जरूरी है ना। इसमें आपका वो डायमंड, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी चीजें आती हैं। देखो, अब हमने क्रिटिकल एंगल समझा, अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ओर आए। तो जब भी लाइट रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जा रही होगी और वो एक एंगल पे टकराएगी, है ना, एंगल पे टकराएगी, और उस टाइम पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर है देन क्रिटिकल एंगल, तब लाइट रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। अब इसको भी मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ। जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम आए, आपने ध्यान रखना है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, नेट चलाते हैं, सड़कों पे, घर पे, जहां भी आप रहते हैं, गाँव में, शहरों में, कहीं भी आपने देखा होगा ना, सड़क बनी होती है तो उसको साइड से तोड़ के उसकी खुदाई करके वहां पे कुछ तारें डाल रहे होते हैं, कुछ, है ना, बोलते हैं कि हाँ हम तारें डाल रहे हैं जी कनेक्शन के लिए, है ना। तो वो जो तारें होती हैं, दोज आर द ऑप्टिकल फाइबर्स, जो सड़क के साइड से बिल्कुल डाल रहे होते हैं। कनेक्टिविटी के लिए वो होती है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो होती हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, इनमें जो प्रिंसिपल होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो, ये होगी आपकी तार टाइप, ये है आपका डेंसर मीडियम। यहाँ पे, यहाँ से लाइट आई अगर, तो यहाँ से जब यहाँ जा रही है, तो यहाँ से बाहर है हवा,
रेयर मीडियम, वो बाहर जा ही नहीं पाएगी, वो अंदर इधर जाएगी, इधर भी ऐसा होगा बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर ही जाएगी। तो इस तरह से घूमते 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 जो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे TIR कहाँ पे आया? ये जो अंदर ही रह पा रही है, बाहर निकल ही नहीं पा रही है, इसी को हम TIR बोलते हैं। बेसिक समझ में आ गया ना क्या कर रहा है TIR? एक ही मीडियम में घूम रहा है। अगर जैसे इसमें सिर्फ हमेशा जो है डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो वो डेंसर में ट्रेवल करती रहेगी, बाहर निकल ही नहीं पाएगी। वो हो गया आपका TIR। अब ये देखा हमने थोड़ा सिंपल भाषा में, अब थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये जो फिनोमिना होता है, जब भी ये चीज होती है तो उस टाइम पे लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। लाइट रेज हमेशा यहां से इसने बाहर आना था, लेकिन लाइट रेज को यहां से रिफ्लेक्ट बैक किया गया। अब इसने यहां से जो बाहर आपका रेयरर मीडियम है, यानी आपके जो एयर है, इसने वहां जाना था, लेकिन कुछ एंगल ऐसा बना कि ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया। रिफ्लेक्ट बैक होते होते जो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया, है ना। अब देखो कि TIR क्या है ना। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अब TIR क्या बोलता है, फाइनली हम पहुंच गए टर्म के ऊपर। तो जब भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल कर रही है और वो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? देखो यहां मैंने क्या बताया कि आपका क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60 डिग्री से ज्यादा पे पड़ रहा है ना, ज्यादा भी पड़ रहा है, मान लो 70 डिग्री पे पड़ रहा है, 60 से ज्यादा किसी पे भी पड़ रहा है, ये तो एग्जांपल है ना, हो सकता है 120 हो, जो भी हो। तो अगर आए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, है ना, तो अगर आए हमारा 70 डिग्री हो रहा है, इन केस ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्रिटिकल एंगल भी हमारा 90 डिग्री से इंक्रीज हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाए कि आपका, सॉरी यहाँ पे क्या कहा मैंने, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 90 डिग्री से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, उस टाइम पे लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में नहीं जाएगी, उस टाइम पे लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, डेंसर में घूमती रहेगी, रेयरर मीडियम में जा ही नहीं पाएगी। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When a light ray traveling from a denser medium towards a rarer medium is incident at the interface at an interface माने जहां पे rarer और denser medium के बीच की लाइन आती है ना, तो जब भी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, पड़ेगी at an angle of incidence greater than critical angle, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो अगर 60 डिग्री से ज्यादा हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया तो उस केस में क्या होगा, लाइट वापस डेंसर मीडियम में चली जाएगी। यहीं पे देखिए, अगर हम लाइट वापस डेंसर मीडियम में चली जाएगी, नीचे आएगी नहीं, रेयर मीडियम में आएगी नहीं। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, सॉरी फिनोमिना है, दिस इज नोन एज द TIR। बहुत कोशिश की है मैंने सिंपलेस्ट वे में समझाने की, फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे अभी बताएं कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट पार्ट में मैं TIR फिर से कवर कर लूंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, अब तो कुछ भी नहीं बचा वीडियो में, अब तो नेसेसरी कंडीशंस TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को टेक प्लेस करने के लिए क्या होना चाहिए, दैट द इंसिडेंट रे ऑन द सर्फेस ऑफ टू मीडिया शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती होनी चाहिए TIR के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से फॉर द टू मीडिया। ये दो चीजें समझ ली हमने, क्रिटिकल एंगल हमने समझ लिया। अब आती हैं हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर है, मिराज है, डायमंड है। अब ये तीनों क्या है ना, हम बहुत डिटेल में इनको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ थोड़ा बेसिक इसका कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरह से एग्जाम में आता है दैट ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल्स एंड TIR। टिक करना है आपने TIR पे। मिराज वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ 4 ऑप्शंस। डायमंड या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 4 ऑप्शंस। तो तीनों में आपका आंसर क्या होना चाहिए, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, इन तीनों के बारे में नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। एंड वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। आप सब चाहें, देखो यहाँ पे बताना चाहूंगी दैट आप सब चाहें तो GS हैंडरिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। ऑप्टिकल फाइबर।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकल फाइबर एक इस तरह से तार टाइप होती है। इसका जो इनर पार्ट है वो कोर होता है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और इस कोर के अराउंड दूसरी लेयर होती है ग्लास की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। मतलब बीच में आपका होगा कोर, है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पे होगी आपकी ग्लास की लेयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और बिल्कुल आसपास बिल्कुल जो आउटर लेयर होगी वो होगी प्लास्टिक जैकेट। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन होता रहेगा, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे यूज होता है। कैसे होगा TIR, तो मैंने आपको समझाया ही TIR ऑप्टिकल फाइबर के एग्जाम्पल से है ना। नेटवर्किंग में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर ट्रांसफॉर्म करना हो तो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज याद रखनी है कि ऑप्टिकल फाइबर में सिर्फ लाइट सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, कोई भी और तरह का सिग्नल नहीं ट्रेवल कर सकता। तो अगर आपको कुछ भी भेजना है उसको पहले लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करवाना होगा। जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपने ऑप्टिकल फाइबर से पास करवाना है तो उसको ट्रांसफॉर्म माने कन्वर्ट करना होगा लाइट सिग्नल में, उसके बाद ही आप भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायमंड। तो ये जो डायमंड का चमकना होता है ना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो होती है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। क्योंकि एक बार जब डायमंड में लाइट एंटर कर जाती है तो वो उसमें ही घूमती रहती है, बाहर निकलने की उसको जगह नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, तो भाई TIR का फिनोमेना है ना। और यही रीजन है कि डायमंड्स चमकते हैं, शाइन करते हैं, स्पार्कल करते हैं। प्लस डायमंड को अगर सुटेबली सही तरह से काटे जाएं तो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर होगा, जिसकी वजह से उसकी चमक बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिराज। मिराज क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर अपियरिंग इन डेजर्ट इन द हॉट समर डे। डेजर्ट्स में जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पे जब बहुत गर्मियाँ चल रही होती हैं, है ना, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी प्रेजेंट है। ऑब्जर्वर दूर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है या झाड़ी है, मैंने पेड़ बना दिया, ड्रॉ करना इजी था। तो अगर सामने पेड़ है ना, तो ऑब्जर्वर दूर है तो उससे ऐसा लगेगा कि इसकी रिफ्लेक्शन उसको रेत के ऊपर दिखाई देगी, है ना। तो ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ पे तालाब है, तालाब में इस पेड़ की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है ना, ऐसा लगेगा ऑब्जर्वर को। बट ऐसा नहीं होता, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये जो आपका मिराज है ये भी जो है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे, प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब बहुत डिटेल में डायमंड पढ़ना, बहुत डिटेल में ऑप्टिकल फाइबर या मिराज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता क्या है मिराज, डायमंड का क्या कंसेप्ट है, ऑप्टिकल फाइबर का क्या कंसेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। आज के वीडियो में हमें पढ़ना है लेंस के बारे में, यानी कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सबसे पहले लेंस क्या होता है, तो देखो अगर लेंस की हम बात करें, ये एक ट्रांसपेरेंट सी चीज़ होती है जिसमें दो सर्फेसेस होते हैं, है ना, और ये दोनों सर्फेसेस जो हैं स्फेरिकल होते हैं। कैसे स्फेरिकल होते हैं? अच्छा, सिंपल अगर हम बात करें ना, लेंस हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था, मिरर में क्या होता है कि एक जो सरफेस होता है मिरर का वो पॉलिश्ड सरफेस होता है। जैसे ये आपका मिरर है तो इसकी जो बैक साइड होगी उसमें पॉलिश किया होगा, फ्रंट वाली साइड एज इट इज ट्रांसपेरेंट होगी। लेकिन लेंस में आपके जो दोनों ही सर्फेसेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। समझ में आना चाहिए अब आपको यहाँ पे, है ना। अब देखो दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं लेंस को, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। वीडियो बहुत छोटी सी है तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच से वाइडर होता है, चौड़ा होता है, और एंड से कमजोर पतला सा होता है। अच्छा जी, एक ऐसा लेंस जो कि सेंटर से थिक होगा और एंड से पतला होगा उसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये जो आपका कन्वेक्स लेंस है इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, बिकॉज इट कन्वर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू इट। इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? कन्वर्ज करने का मतलब इकट्ठा करना। तो जब इसके ऊपर बहुत सारी पैरेलल लाइट की रेज पड़ती हैं, ये उन सबको कन्वर्ज कर देता है एक सिंगल पॉइंट पे, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, बीच से ये इस तरह से थिक होता है, साइड से थिन होता है। एक तो ये पॉइंट है आपको कन्वेक्स लेंस में याद रखना है। कनकेव लेंस में सब कुछ ही उल्टा हो जाएगा, जो जो हमने कन्वेक्स में पढ़ा बिल्कुल उसका ऑपोजिट आपका कनकेव लेंस में हो जाता है। ये एक ऐसा लेंस होता है जो सेंटर से पतला सा होता है लेकिन इसके एंड्स के ऊपर ही थोड़ा चौड़ा होता है ना। कनकेव लेंस क्या होता है? अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखो, जैसे हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, वैसे ही हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि जब भी इस पे लाइट रेज पड़ती हैं, है ना, तो ये उनको फैला देता है, इस तरह से डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब ये हमने कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस थोड़ा बिल्कुल बेसिक सा जान लिया। अब लाइट रेज को कैसे कन्वर्ज एंड डाइवर्ज करता है वो हम देखेंगे। यह है आपका कन्वेक्स लेंस, जिसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इस पे जब लाइट रेज पड़ती हैं तो सारी लाइट्स को एक फिक्स पॉइंट पे, फोकल पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरी साइड पे कनकेव लेंस हमारे पास आता है, तो बहुत सारी लाइट रेज इस पे आती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, राइट, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लस आप सब चाहें राइट नाउ तो फिजिक्स भी मैं पीडीएफ बना के कंप्लीट कर चुकी हूँ। 2 लेक्चर्स और बचते हैं, डेफिनेटली उन्हें अपलोड कर दूंगी। बट अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप अभी फिजिक्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ रेडी है ना। चलिए, नेक्स्ट पेज पे हमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। एक नई टर्म अब हमारे सामने आ रही है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ पढ़ा। एक नई टर्म हमारे सामने आती है, दैट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है? दैट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स। अच्छा, चलिए हम इस डेफिनेशन को छोड़ते हुए पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, वहां से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये स्क्रीन है और ये एक आपका लाइट सोर्स है, यहाँ पे जैसे ये आपका लाइट सोर्स है ना। तो यहाँ से ये जो है, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट को रोका गया है, आगे लाइट को जाने से रोका गया है। यहाँ से लाइट जा सकती है, यहाँ से लाइट जा सकती है, होल नंबर 1, होल नंबर 2 है, और बाकी जो है एक तरह से बंद किया गया है। तो एक्सपेक्टेड क्या है, हम जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं, दैट लाइट ऑलवेज फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब हम पढ़ते आए हैं स्कूल टाइम से। तो उस हिसाब से अगर हम लाइट को यहाँ से छोड़ रहे हैं तो लाइट यहाँ से यहाँ पहुंचनी चाहिए, यहाँ से यहाँ पहुंचनी चाहिए, और जो इसके सामने वाला एरिया है ये शेडो जोन बनता है ना। दिस जोन इज एक्सपेक्टेड टू बी शेडो रीजन, और ये है आपकी स्क्रीन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर ऐसा हो जाए तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम की तो कोई चीज ही ना रही। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये है हमारी एक्सपेक्टेशन कि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी क्या है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है, यहाँ से आपका सोर्स है, यहाँ से लाइट जाती है, तो लाइट ये जो कॉर्नर होते हैं ना ऑब्जेक्ट के, है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर होते हैं, वहां से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है ना। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन। कैसे? जैसे यहां से लाइट आई तो सीधी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से इस तरह से बेंड हो जाती है। और जो आपका शेडो जोन है वो एक्चुअल में शेडो जोन नहीं रहता, वहां पे भी लाइट पड़ती है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, दैट लाइट वेव्स डिफ्रैक्टेड बाय द होल। होल की वजह से ये डिफ्रैक्ट हो गई, ये आपकी स्क्रीन है और ये रियलिटी है। और ये जो फिनोमिना है कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, उसके बावजूद लाइट जो है शेडो जोन का कोई कंसेप्ट नहीं रखती, लाइट इधर उधर फैल जाती है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा। अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। दैट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, दैट जब भी लाइट स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, ये बेंड कर जाती है, ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर होते हैं वहां से बेंड कर जाती है, और ये शेडो रीजन में भी चली जाती है। आपका शेडो रीजन था ना, यहाँ पे ये आपका शेडो रीजन बनता है, ये आपका शेडो रीजन बनता है, लेकिन लाइट यहाँ भी चली जाती है, और इसी फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या है, 2-3 बार अब जो मैंने समझाया वो ठीक है, 2-3 बार इस डेफिनेशन को पढ़ें, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब 2-3 चीजें और हैं इससे रिलेटेड। दैट डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। यहाँ से लाइट बढ़िया ट्रेवल होनी थी, बीच में ये आ गया ऑब्स्टेकल, जिसकी वजह से बेंडिंग हो गई लाइट की, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। अब देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये प्रोड्यूस, अब यहाँ पे जो लाइट आगे गई, ये प्रोड्यूस करेगी फ्रिजेस ऑफ लाइट, डार्क और कलर्ड बैंड्स। यानी जो हमें लाइट मिलेगी ना यहाँ पे, वो सीधी ऐसी लाइट नहीं होगी, वो इस तरह से होगी, कलर्ड बैंड, देन खाली, कलर्ड, देन खाली, देन कलर्ड, देन खाली, माने डार्क, है ना। जैसे यहाँ पे कलर है फिर डार्क सा होगा, फिर कलर है फिर डार्क सा होगा, इस तरह से, ठीक है।
आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म का पूरा कंसेप्ट, व्हाइट लाइट आती है कैसे, वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन, क्यों होता है डिस्पर्जन, एंड रेनबो। ये सारी चीजें हमें आज के वीडियो में कवर करनी है। ये सेकेंड लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। इसके बाद हम आई डिफेक्ट्स पढ़ेंगे एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। इवन हमारा यूनिट कंप्लीट, हमारी फिजिक्स भी कंप्लीट। इसी के साथ राइट नाउ फिजिक्स की पूरी PDF बन चुकी है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक, प्रिज्म क्या होता है। तो चलिए सारी कहानी बाद में देखते हैं, लेकिन आपको याद होगा स्कूल टाइम पे ये 9th-10th में एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। एक ग्लास लैब सा लेकर आते हैं वो, है ना, हमारे टीचर्स। एक प्रिज्म होता है। जिन स्कूल्स में अच्छी लैब्स ना भी हो वहां भी इस तरह के ये एटलीस्ट दिखा तो देते ही है कि आपका प्रिज्म कैसा होता है। ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो अब चलो, अब थोड़ा सा हम यहाँ से स्टेटमेंट देखते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट होता है। इसमें फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस होते हैं और इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं ये सरफेसेस तीनों कि इनसे लाइट रिफ्रैक्ट हो। रिफ्रैक्ट क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के लिए 2 मीडियम्स चाहिए होते हैं, एक डेंसर मीडियम, एक रेयरर मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने बनाई है। नहीं वो वीडियो देखी है तो आपको पहले वो वीडियो देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आपको पता होना जरूरी है। उस चीज को हम आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी वीडियो ही मैंने रिफ्रैक्शन पे बनाई है ना। सो प्रिज्म समझ में आ गया। ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट विद फ्लैट पॉलिश्ड सर्फेसेस दैट आर डिजाइन टू रिफ्लेक्ट लाइट। जब भी कोई लाइट रे, अच्छा ये तो स्लैब है आपका, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या बना दी, तो मैंने आपको बताने के लिए बनाया था। अब जब भी कोई लाइट पड़ती है ना प्रिज्म के ऊपर, तो वो बेंड होती है टूवर्ड्स इट्स बेस। यहां से लाइट आएगी तो वो बेस की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, लेकिन अंदर नहीं, वो एक्चुअल में इधर से इस तरह से बेंड होती है ना। तो सिंपल से आपने समझना है कि कोई भी लाइट यहाँ पे आएगी तो वो अगर इस स्पीड से आ रही तो वो ऐसे ही आगे नहीं जाएगी, वो बेंड हो जाएगी। इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं और यही चीज प्रिज्म में होती है। Right? So whenever a ray of light is incident on prism, then it bends towards its base. Base होता है ये, इसके बेस की तरफ बेंड हो जाएगी। That is, it refracts the light. इसका मतलब कि ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग जैसे हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारे टर्म्स हमने पढ़ी। वैसे ही हमारे पास एक टर्म आती है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जो है हम प्रिज्म से इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि जब ग्लास प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है तो होता है डिस्पर्जन, है ना। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। नो डाउट मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से भी समझा दूंगी कैसे चीजें चलती हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिस्पर्जन होता क्या है। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स और यू कैन से कॉम्पोनेंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई, यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट को व्हाइट लाइट हम बोलते हैं, है ना। जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। कौन से 7 कलर्स, वो भी हम देखेंगे। तो जब भी व्हाइट लाइट यानी सनलाइट प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, तो जैसे ही प्रिज्म से ये रिफ्लेक्ट होती है, दूसरी साइड से आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यही फिनोमिना जो होता है जिसमें व्हाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, 7 कॉम्पोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसे फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। प्रिज्म रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, है ना। सो फिनोमिना समझ में आ गया। अब देखो, हमने कहा कि 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इसके बनते हैं, तो एक बैंड बनता है 7 कलर्स का, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। अब विबग्योर क्या है भाई, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि विबग्योर क्या है। पहली चीज तो इसको कलर पैटर्न भी बोलते हैं, कलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। विबग्योर में हर एक अल्फाबेट एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। हो गया विबग्योर। अब यहाँ पे दूसरी हम बात करेंगे, 7 कलर्स हैं। विबग्योर तो आपको याद करना ही है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट आता है कि आइजैक न्यूटन या इसाक न्यूटन, है ना। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ग्लास प्रिज्म का यूज किया, इस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एक तरह से ऑब्जर्व किया, ऑब्टेन किया। तो पहले पर्सन जिन्होंने ये पूरा फिनोमिना किया वॉज आइजैक न्यूटन। अब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना कि मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड कलर की, है ना। तो रेड कलर का क्या होता है कि अगर ये बहुत दूर भी हो ना तो भी एकदम से दिखाई देता है। तभी तो ट्रेन चलती है, अगर रोकना हो, अगर ट्रेन पटरी पे कुछ हो ट्रैक पे, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि रेड कलर को लहराओ, वो दूर से दिखाई देता है। ट्रैफिक सिग्नल पे आपका रेड कलर होता है, वो डेंजर का भी साइन होता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है इसकी, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, दूर तक ये दिखाई देता है। तो किसी को रोकना हो या कोई सिग्नल देना हो, हम रेड लाइट का यूज करते हैं। मिनिमम वेवलेंथ होती है वायलेट लाइट की। वायलेट बिल्कुल मिनिमम
डिस्टेंस तक दिखता है। अब यहाँ से एक चीज आपको और देखनी है कि रेड की हो गई आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ, वायलेट की हो गई आपकी मिनिमम वेवलेंथ। तो यहाँ से इस साइड को वेवलेंथ बढ़ रही है, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, उससे कम ऑरेंज की है, उससे कम येलो की है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि हमने कहा कि मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड लाइट की। इसका मतलब क्या कि रेड लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है और डेविएट माने डिस्ट्रैक्ट कम होती है, इधर उधर फैलती कम है और सीधे ट्रेवल करती है और बहुत फास्ट ट्रेवल करती है ना। दूसरी साइड पे मिनिमम वेवलेंथ है वायलेट लाइट की, मतलब वायलेट लाइट बहुत धीरे धीरे ट्रेवल करती है और इधर उधर ज्यादा फैलती है, डेविएट ज्यादा होती है ना। इसीलिए हम रेड लाइट को इन ट्रैफिक सिग्नल और कहीं भी सिग्नल प्रोवाइड करना हो, डेंजर का साइन शो करना हो, तो हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यही था हमारा इंपॉर्टेंट। कॉज ऑफ डिस्पर्जन हम पढ़ेंगे, रेनबो हम पढ़ेंगे, देन हमारा इस यूनिट का ये पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लस नोट्स मेकिंग अपने कंटिन्यू रखें। इसी के साथ अगेन, अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं, नोट्स आप नहीं बना सकते, तो उस केस में नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें जीएस हैंडरिटन नोट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ये जो प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है, वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, ये क्यों होता है, ये फिनोमिना ही क्यों होता है। तो देखो, इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी कि जैसे ये आपका प्रिज्म है ना, मतलब ये है आपका डेंसर मीडियम, बाहर है एयर, ये है आपका रेयर मीडियम। हमने पढ़ा कि हमेशा लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, वो रिफ्रैक्ट करती है, उसका एंगल जो है वो चेंज होता है ना। ऐसा क्यों होता है, देखो लाइट रेज जो होती है डिफरेंट कलर्स की, जैसे हमने पढ़ा विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, अलग अलग कलर्स की जो लाइट रेज होती है ना, उनकी ट्रेवल करने की स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग स्पीड होती है उनकी ट्रेवल करने की। सिंपल से बोलो, इंसान होते हैं तो हमारी चलने की स्पीड भी अलग अलग होती है। कई लोग मोटे होते हैं, वो धीरे चलते हैं, कई लोग बहुत सुकड़ू से होते हैं, पतले से, वो बहुत फास्ट चलते हैं, कई लोग नॉर्मल होते हैं, वो एवरेज स्पीड से चलते हैं, है ना। जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको बॉडी शेमिंग पे मत ले लेना, बट वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो वैसे ही जो लाइट रेज होती है अलग अलग कलर्स की होती है, तो इनके ट्रेवल करने की जो स्पीड होती है ना, चाहे आप वैक्यूम में बोलो, चाहे आप एयर में बोलो, वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब चाहे आप किसी और मीडियम में बोलो कि किसी डेंसर मीडियम में वो गए, तब वहां भी वो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं और अलग अलग एंगल्स पे बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेक्ट्रम बन जाता है और हमारा ये डिस्पर्जन होता है। अब देखो ना आप यहाँ पे कि आपका प्रिज्म है, व्हाइट लाइट गई, वायलेट आपकी अलग जो कलर है, अलग जो वायलेट कलर है आपका, ये अलग स्पीड के साथ चलेगा, इंडिगो अलग से चलेगा, ब्लू अलग स्पीड से चलेगा, तो इनके ट्रेवल करने की स्पीड अलग है, प्लस बेंडिंग तो होनी है, ये तो रिफ्रैक्शन वाली चीज आ गई, है ना। तो इसलिए अब क्योंकि डिफरेंट कलर्स डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, ईदर इन वैक्यूम और इन एयर और इन एनी मीडियम, दैट्स व्हाई क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं रेनबो। तो रेनबो में भी प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो आता है, कई जगह मैंने देखा है, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। रेनबो अब थोड़ा सा 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो हम देख लेंगे। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरली ये बनता है, आसमान में हमें दिखाई देता है 7 कलर्स का एक बैंड। जैसे ही बारिश होती है तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी धूप आती है ना, तब दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से। क्वेश्चन आ जाता है कि रेनबो कैसा फिनोमिना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, या फिर डिस्पर्जन है। तो चारों में से आपने टिक करना है डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट पे। कैसे टिक करेंगे आपको पूरा थोड़ी सी कहानी तो एटलीस्ट पता हो, या तो फिर रट्टा मार लो, अच्छा रट्टा चलता है तो वो भी सही है ना। नहीं रट्टा चलता, भूल जाते हैं, तो फिर कोई ट्रिक बना लो, ट्रिक भी नहीं चलती तो भाई समझ लो कुछ ना कुछ तो चलेगा आपके लिए, है ना। चलिए, रेनबो क्यों होता है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है। नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है आसमान में 7 रंगों का, है ना, और बारिश के बाद ये होता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, है ना, वो डिस्पर्स करते हैं लाइट को, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो डिस्पर्जन करते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्पर्जन कैसे करते हैं, वही सेम अलग कलर्स अलग लाइट के साथ चलते हैं, है ना, वही कहानी। अब देखो, एक रेनबो हमेशा जो बनता है, ये सन जिस डायरेक्शन में होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। एक तो आपने ये याद रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। दूसरा ये कि जो आसमान में एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं। बहुत बड़ा प्रिज्म नहीं, वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं और सेम वही काम करते हैं, है ना।
अब बहुत सारी चीजें इसमें होती है, एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, फिर से रिफ्लेक्शन होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी जो है आ जाता है, लेकिन वो फिनोमिना से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से रेनबो बनता है। लेकिन एग्जाम में आपने डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इसी पे टिक करना है, ठीक है। अब मेनली आपका जो डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसकी वजह से डिफरेंट कलर्स हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। हमें देखो जब भी रेनबो बनता है ना, तो इस तरह से हम बोलते हैं, है ना, 7 कलर्स का बैंड होता है, 5 हुए 6 7, तो अब ये 7 कलर का बैंड होता है। इसमें सबसे ऊपर आपको रेड कलर देखने को मिलेगा और सबसे नीचे आपको वायलेट कलर देखने को मिलेगा। मतलब कैसे चलेंगे, विब ग योर, है ना, वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू का बैंड, ग्रीन का बैंड, येलो का बैंड, ऑरेंज का बैंड एंड रेड का बैंड, ठीक है। तो बस यही देखना था। ऑपोजिट साइड में होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब कुछ होता है। रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वायलेट कलर सबसे नीचे होता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वैसे आता यही है कि रेनबो है, स्कैटरिंग ऑफ कुछ आप बोलो, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोलो, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड बोलो, कौन सा फिनोमिना है, तो आपको वहां पे 4 ऑप्शंस में से टिक मार्क करना होता है, ठीक है। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है ह्यूमन आई डिफेक्ट्स के बारे में। बायो में हमने ये चीज पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा लिंक रहता है, तो हम यहाँ भी इसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ लेते हैं। अगर आपने बायो पढ़ रखी है मेरे साथ, तो वहां पे हमने पढ़ा है, फिर आप इसके नोट्स ना बनाएं। ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, कई बार दूर की चीजें दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देती। कई बार उल्टा हो जाता है, नजदीक की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। कई बार क्या होता है, एज ज्यादा होने की वजह से नजदीक और दूर दोनों की थोड़ी धुंधली धुंधली दिखाई देती है ना। तो ये सारी चीजें हमें आज की वीडियो में कवर करनी है कि किस बीमारी को क्या हम कहते हैं, राइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि आईज यानी आंखें हमारा बॉडी का बहुत ही वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब आंखें नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर आप देख ही नहीं सकते तो फिर हम कैसे कुछ कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इसी की वजह से हम इतनी सुंदर दुनिया को, कलर्स को अपने आसपास देख पाते हैं, है ना। चलो, हम आई के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये रेटिना, आईरिस, सब कुछ हमने पढ़ा है ऑलरेडी बायो में। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आईज के डिफेक्ट्स के ऊपर। जैसे पहला आता है मायोपिया। मायोपिया, इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मतलब इसमें आप जो नजदीक की चीजें हैं उन्हें बिल्कुल सही क्लियरली देख सकते हो, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं उन्हें आप क्लियरली नहीं देख सकते। यहाँ पे जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना के बिल्कुल सामने। और यहाँ पे देखो, ये जो हमारा डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, मायोपिया, जिसमें नजदीक की चीजें दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर इसको करेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम कनकेव लेंस यूज करते हैं सुटेबल पावर का। सुटेबल पावर का मतलब है 1 2 3। तो ये कितना पावर का चश्मा हमें लग रहा है ना, कितना फर्क या कितना डिफेक्ट है हमारी आंखों में, उसके हिसाब से यहाँ पे पावर हम डिसाइड करते हैं, जो भी डॉक्टर होता है। यहाँ पे हम कनकेव लेंस यूज करते हैं मायोपिया की बीमारी के लिए, और इसका साइन होता है नेगेटिव। तो कई बार आपने सुना होगा ना, कोई पर्सन बोलता है कि मेरा -1.0 या -1.5 या -1.5 ऐसे करके मुझे चश्मा लगा है। तो माइनस माने उसे मायोपिया की प्रॉब्लम है ना। मतलब उसे नजदीक की चीजें दिखाई देती हैं बट दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों ऑपोजिट हैं। आपने बस एक याद करना है, दूसरा उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ना। चलो देखते हैं कैसे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। इसे फार साइटेडनेस भी कहती हैं। फार साइटेडनेस माने यहाँ पे दूर की चीजें तो बिल्कुल क्लियरली अच्छे से दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं, है ना। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, इतनी रेंज का देख पाते हैं। यहाँ पे इमेज जो है बैक ऑफ द रेटिना में बनती है, जैसे ऊपर फ्रंट ऑफ द रेटिना में बनती है, यहाँ पे बैक ऑफ द रेटिना में बनती है। अगर इस बीमारी को सही करना है, मतलब हमें नजदीक की चीजें दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उसके लिए चश्मा लग जाएगा। उसमें आप कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे ऑफ एप्रोप्रिएट पावर एंड साइन रहेगा पॉजिटिव। तो आप चीज देखेंगे एक पॉइंट कि जो ऊपर लिखा है उसका ऑपोजिट है बिल्कुल नीचे। दोनों याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक पे फोकस करें, दूसरा उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ना। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, एक को नियर साइटेडनेस कहते हैं, दूसरे को फार साइटेडनेस कहते हैं। अब सिर्फ यही नहीं पढ़ना हमें आज की वीडियो में, हमें एस्टिग्मेटिज्म एक टर्म आती है, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट, जिसे मोतिया बोलते हैं, है ना। मतलब हमारे मोतिया बोलते हैं, डोंट नो वहां क्या, बट ऐसे होता है कि, है ना, आंखों में एक परत आ जाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उस सब के लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियोस मेरी जैसे भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस करें। प्रेस अब बहुत जल्द मैंने सोचा है कि हम एम लक्ष्मीकांत
शुरू करेंगे, है ना। अभी तक कुछ मैंने स्टडी शुरू कर दी है, नोट्स भी बनाए हैं, वीडियोस भी देख रही हूँ। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट फिजिक्स तो अब हमारा कंप्लीट हो ही गया, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट, ये लास्ट वीडियो है। तो इसके बाद आपको एम लक्ष्मीकांत की नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। प्रेसबायोपिया, थर्ड ह्यूमन आई डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि उम्र के साथ आंखों की जो शक्ति है देखने की चीज़ों को क्लियरली, वो कम होनी शुरू हो जाती है। ना तो नज़दीक की चीज़ें ना तो दूर की चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई देती हैं। इस ह्यूमन आई डिफेक्ट को अगर करेक्ट करना है तो हमें बायफोकल लेंस चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो हम नज़दीक की चीज़ें देख पा रहे हैं ना हम दूर की चीज़ें देख पा रहे हैं, मतलब हमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों चाहिए। तो जब भी हम कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस दोनों यूज करते हैं, इस तरह के चश्मे को हम कहते हैं बायफोकल, है ना। बाइफोकल यानी इसमें दोनों लेंसेज हैं। अब यहाँ पे जो अपर पोर्शन होता है ना, उसमें कनकेव लेंस लगा होता है चश्मे का, स्पेक्स का आपके, है ना। और जो स्पेक्स का लोअर पोर्शन होता है उसमें कन्वेक्स लेंस लगा होता है। अगर आपके घर में दादी अम्मा या कोई होंगे, जैसे मैंने ये चीज़ देखी थी बहुत पहले, लेकिन मैं अब उस चीज़ को समझ पाती हूँ कि ऐसे करके चश्मा होता है ना, तो वो नीचे करके ऐसे करके कुछ अलग सा होता है, जो लेंस होता है ऊपर अलग होता है, तो समझ नहीं आता कि क्या है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो चीज़ें, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रियल लाइफ की जो अब हम साइंस पढ़ते हैं या इस तरह से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है। ऐसा नहीं हमने ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ी, लेकिन पहले हम थोड़ा रट्टाफिकेशन मेथड से पढ़ते थे। अभी हम सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, है ना। ये फर्क है हमारे +2 तक की एजुकेशन में और अभी वाली पढ़ाई में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइफोकल लेंस यूज करते हैं प्रेसबायोपिया में, और ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज होती है क्योंकि हमारी उम्र के साथ हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेसबायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कोई भी एक याद कर लो, मायोपिया देख लो। फिर प्रेसबायोपिया हमारा हो गया एज वाला, जिसमें दोनों लेंस आपको चाहिए। थर्ड हमारा आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, अच्छा इसमें मैं आपको बताती हूँ ना कि इसमें क्या होता है कि इस तरह की जो लाइंस होती हैं, है ना, इस तरह की लाइंस है, एक्चुअल में रियलिटी ये है लाइंस की, लेकिन वो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइंस ना आपको सीधी नहीं दिखाई देती, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आईज का कर्वेचर होता है ना, वो उसमें इम्परफेक्शन आ जाती है। अब कर्वेचर में इम्परफेक्शन हो गई, जिसकी वजह से ना दूर का ना सही का कुछ भी सही से नहीं दिखता, सब ब्लर्ड दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है ना। तो इस केस में सिलिंड्रिकल लेंस को यूज किया जाता है। बायफोकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैटरेक्ट क्या होता है, तो इसे ही हिंदी में हम बोलते हैं मोतिया, है ना। जो हमारी आईज होती हैं उसके आगे एक ओपेक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन, एक लेयर आ जाती है, ठीक है, हमारे कॉर्निया के ऊपर, जिसकी वजह से देखने की शक्ति बहुत हद तक कम हो जाती है। कई बार पार्शियली जो है वो चली जाती है, कई बार पूरी तरह से भी चली जाती है, लेकिन इसका इलाज है, आपको सर्जरी ऑपरेशन कराना होता है, ठीक है। चलिए तो अब इसी के साथ हमारा फिजिक्स भी हुआ कंप्लीट, यूनिट नंबर 13 भी हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फिजिक्स के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ राइट नाउ अवेलेबल है टू परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी जरूर करें सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।